न्यूज, सच जरूरी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीनल और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। स्वागत है आपका देश प्रदेश की खबरों में और अब शुरुआत करते हैं आज की बड़ी हेडलाइंस के साथ। मन की बात प्रेरणादायक, सीएम विष्णुदेव साय बोले विकसित भारत के लिए सबका योगदान जरूरी। बिहार में मतदाता सूची पुनरीक्षण पर सियासी घमासान, आरजेडी सांसद मनोज झा ने उठाए चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल। गंगा का जलस्तर 292 मीटर पहुंचा, खतरे के निशान के करीब बाढ़ चौकियां अलर्ट पर। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी। और अब देखते हैं खबरों को विस्तार के साथ। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का बयान सामने आ रहा है, जहां वो मन की बात में पीएम मोदी की बातें प्रेरणादायक, विकसित भारत के लिए सभी का योगदान जरूरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात के 123वें एपिसोड पर प्रतिक्रिया देते हुए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि ये कार्यक्रम देश भर के नागरिकों को प्रेरणा देता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हर बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के नवाचारों का उल्लेख करते हैं, जिससे उन्हें प्रोत्साहन मिलता है और अन्य लोगों को भी प्रेरणा मिलती है। अगर हम 2047 तक विकसित भारत की बात करते हैं तो इसके लिए हम सभी को मिलकर योगदान देना होगा। आज हम लोग हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की 123वीं मन की बात सुने और हम लोगों का बड़ा सौभाग्य कि आज हम लोगों के बीच में महामंडलेश्वर पूज्य श्री कैलासानंद जी गिरी महाराज जी उपस्थित हैं। उनके साथ हम सब लोग सुने और साथ ही मध्य प्रदेश से महिला बाल विकास मंत्री श्रीमती सावित्री मंडावी जी, सावित्री ठाकुर जी उपस्थित हैं। हमारे छत्तीसगढ़ महिला बाल विकास मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े जी उपस्थित हैं। हमारे पूर्व मंत्रीगण, विधायकगण और हमारे बहुत वरिष्ठ जन, निगम मंडल के अध्यक्ष, सबके साथ हम लोग प्रधानमंत्री जी की मन की बात यहाँ पर सुने हैं। और हर बात प्रधानमंत्री जी नई कोई जो इनोवेशन हमारे देश में होते रहता है, जो हमारे लोग नया नवाचार करते हैं, उनको देश और दुनिया के सामने लाते हैं, तो उनका भी काम करने का मनोबल बढ़ता है और लोगों को भी उससे प्रोत्साहन मिलता है। सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने मन की बात में इमरजेंसी का जिक्र किया है, साथ ही साथ पर्यावरण का और पेड़ लगाओ की बात कही है, पर्यावरण का जिक्र किया और फिट इंडिया की बात कही है। इसको किस बिल्कुल, अगर हम विकसित भारत की बात करते हैं 2047 तक, तो उसमें सबका योगदान भी जरूरी है और सबको फिट भी रहना है और पर्यावरण की भी सुरक्षा करना है। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने तो ठाना है आने वाला 2070 तक जीरो कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन का उन्होंने ठाना है और उस हिसाब से काम भी कर रहे हैं। हम लोग ग्रीन एनर्जी की ओर बढ़ रहे हैं, वृक्षारोपण पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने पिछले साल ही हमारे देश में एक पेड़ माँ के नाम से शुरुआत किया है और पिछले साल भी हम लोग करीब 4 करोड़ पेड़ छत्तीसगढ़ के अंदर लगाए और इस साल भी 1.25 करोड़ का लक्ष्य रखा गया है। और हम आप लोगों के माध्यम से फिर छत्तीसगढ़ के लोगों से आह्वान करना चाहेंगे कि सब अपनी माँ के नाम से एक पेड़, कम से कम एक पेड़ अवश्य लगाएं। सर, भारत के लिए ये भी गर्व की बात है कि भारतीय मूल के एक स्पेस में गए हैं एक व्यक्ति, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनसे बात भी की, जिक्र भी किया अपने मन की बात में। शुभांशु शुक्ला जी, कितने गौरव की बात है सर? बहुत ही गौरव की बात है कि शुभांशु शुक्ला जी अंतरिक्ष गए हुए हैं और वहाँ पर अपने देश का राष्ट्रीय ध्वज फहराए हैं। ये पूरे 140 करोड़ भारतवासियों के लिए बहुत ही गौरव का विषय है। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी। और अब अगली खबर। बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण पर आरजेडी सांसद मनोज झा का बयान, ईसीआई अपनी विश्वसनीयता को खो रहा है। ये प्रक्रिया गरीबों और वंचितों को बाहर करने की कोशिश।
बिहार में चुनाव आयोग द्वारा मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर राष्ट्रीय जनता दल के राज्यसभा सांसद मनोज कुमार झा ने गंभीर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने इस प्रक्रिया को समाज के कमजोर तबकों को निशाना बनाने वाला कदम बताया। मनोज झा ने कहा कि इस प्रक्रिया के तहत 37% लोगों को जन्म प्रमाण पत्र दिखाना होगा। इनमें अधिकांश लोग प्रवासी हैं जो सिर्फ त्योहारों के दौरान अपने घर लौटते हैं। इसमें गरीब, दलित, पिछड़े और मुस्लिम समुदाय के लोग शामिल हैं। प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। वो 37% को जन्म प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। ये कौन लोग हैं? अधिकांश वैसे लोग हैं जो पलायन करके रह रहे हैं। घर आते हैं 4 बार साल में, 3 बार आते हैं, पर्व त्योहार पे आते हैं। ये गरीब हैं, दलित हैं, पिछड़े हैं, मुसलमान हैं। आप इनको इस प्रक्रिया के तहत खारिज करना चाहते हो, क्योंकि जो पार्टी अभी केंद्र की सत्ता में है उसके सर्वे उसको डरा रहे हैं। उसका डर दूर करेगा इलेक्शन कमीशन। कितनी स्टेक होल्डर से बातचीत की आपने? आप एक बार फैसला लेने से पहले लोगों को कहते। मतलब जो स्केल है आपके रिवीजन का, इट अमाउंट्स टू मैनिपुलेशन। लोग खारिज होंगे। ग्रीवांस रिड्रेसल का मैकेनिज्म किसी की समझ में नहीं आ रहा है। तो मैं तो सिर्फ ये कहूंगा कि माननीय चुनाव आयोग, आर्टिकल 324 के तहत आपका काम है निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव कराना। ये खोखले शब्द नहीं है, इसको जीना पड़ता है। हर का विश्वास जीतना पड़ता है। माफी के साथ कहता हूं, आप लूज कर रहे हैं क्रेडिबिलिटी डे बाय डे। लेकिन सर, असदुद्दीन ओवैसी जिस तरीके से कह रहे हैं कि बैकडोर से एनआरसी की कोशिश है, क्या आप सहमत? नहीं, एनआरसी में क्या होना था और इसमें क्या हो रहा है? माता पिता का जन्म प्रमाण पत्र, जन्म स्थान। अब आप आधार को भी नहीं मान रहे। कल तक दुनिया भर की चीजों को आधार से जोड़ रहे थे। यू कैन नॉट कन्विंस योरसेल्फ, फॉरगेट अबाउट कन्विंसिंग अदर्स। ये हकीकत है जो इलेक्शन कमीशन को गौर करना चाहिए। बट सर, जो आरजेडी है वो बातचीत कुछ लोगों से कर रहे हैं, इंडिया अलायंस उन्हें जगह दे। अगर ना जगह मिले तो मजबूरन उन्हें सीमांचल समेत बाकी जगहों में चुनाव लड़ना होगा। उनका प्रेरोगेटिव है। देखिए, ये तमाम चीजें हैं। ये सब सारे फैसले काफी कुछ देख के लिए जाते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आजकल तो वैसे भी ओवैसी साहब एक तरह से पोस्टर बॉय के रूप में काम कर रहे हैं। उनको मुबारक। सवाल सर ये है कि जब सुप्रीम कोर्ट कहता है कि वो कहते हैं कि जब उन्हें अकेले बुलाया गया तो उन्हें समझना चाहिए क्यों अकेले बुला रहा है, अकेले नहीं जाना चाहिए था, सखी सहेलियों के साथ जाना चाहिए था। मैं मानता हूं कि इस तरह की बयानबाजी काफी कुछ देख चुका हूं। ये पूरा का पूरा देश महिलाओं के लिए असुरक्षित होता जा रहा है। माफी के साथ कहता हूं, पूरा देश। निर्भया के बाद इसी तरह की बात तब भी हुई थी। पूरा देश जाग उठा था। ये अलग बात है कि आज देश को सुलाने की बहुत सारी चेष्टाएं की जा रही हैं। अभी हमारे बिहार में हुआ था। अब नड्डा साहब ने कल एक फैक्ट फाइंडिंग टीम भेजी है। मुजफ्फरपुर में तो कोई फैक्ट फाइंडिंग टीम नहीं गई थी नड्डा साहब। रेप इज रेप, वेदर इन बिहार और इन बंगाल और इन एमपी और इन यूपी। नजरिया आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज, सच जरूरी। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। गंगा नदी का जलस्तर खतरे के निशान के करीब पहुंचा। 292 मीटर दर्ज। जलस्तर बढ़ने के कारण बाढ़ नियंत्रण जांच चौकियां सतर्क। नदी के जलस्तर में लगातार वृद्धि के चलते संबंधित विभाग ने बाढ़ नियंत्रण जांच चौकियों को अलर्ट पर रखा है। जलस्तर 292 मीटर तक पहुंचने से नदी के किनारे रहने वाले इलाकों में सतर्कता बढ़ा दी गई है। अधिकारियों ने स्थानीय लोगों से सावधानी बरतने और नदी के पास न जाने की अपील। आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज, सच जरूरी। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने महाराष्ट्र नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के नए प्रशासनिक भवन का किया उद्घाटन। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने महाराष्ट्र नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के बुटीबोरी परिसर में नए प्रशासनिक भवन का भव्य उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि यह नया भवन विश्वविद्यालय की कार्यक्षमता को बढ़ाने के साथ साथ छात्रों और शिक्षकों के लिए बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराएगा।
गडकरी ने शिक्षा के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि देश के विकास में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की भूमिका अहम है। उन्होंने विश्वविद्यालय को कानूनी शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट संस्थान बताया और छात्रों को भविष्य में देश की कानूनी व्यवस्था मजबूत करने वाला बताया। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायमूर्ति आदरणीय भूषण गवई जी, महाराष्ट्र के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी, सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति आदरणीय दीपांकर गुप्ता जी, आदरणीय सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति प्रसन्न वराले जी, सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति आदरणीय अतुल चांदोरकर जी, ऑनरेबल जस्टिस आलोक, मुख्य न्यायाधीश महाराष्ट्र के आदरणीय आलोक आराधे जी, यहाँ उपस्थित आदरणीय नागपुर हाईकोर्ट के प्रमुख आदरणीय नितिन सांबरे जी, माननीय अनिल किल्लोर जी, जिनके महत् प्रयासों के कारण और प्रेरणा के कारण आज का यह दिन हम सबको देखने के लिए मिल रहा है। ऐसे पूर्व सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति आदरणीय विकास सिरपुरकर जी, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता जी, उपस्थित सभी मान्यवर भाइयों और बहनों, नागपुर का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होने के नाते मुझे बहुत खुशी है कि महाराष्ट्र नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी नागपुर का एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग का उद्घाटन आज आदरणीय गवई साहब के हस्ते हुआ है। यह यूनिवर्सिटी की स्थापना से इसके साथ मेरा संबंध रहा है। शुरुआत में हम सबको इस यूनिवर्सिटी के निर्माण करने की आवश्यकता आदरणीय सिरपुरकर साहब ने बताई और लगातार इसका फॉलोअप किया। सिरपुरकर साहब निवृत्त होने के बाद हमारे आदरणीय शरद बोबड़े जी, जो पूर्व चीफ जस्टिस थे सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने भी लगातार इसके लिए फॉलोअप किया। जिस समय महाराष्ट्र सरकार के निधि की आवश्यकता थी, आदरणीय देवेंद्र जी ने और उस समय के वित्त मंत्री सुधीर मुनगंटीवार जी ने तुरंत हमारी सबकी प्रार्थना के ऊपर ये निधि उपलब्ध करके दिया। बहुत अच्छा डिजाइन भी है, यूनिवर्सिटी का प्लानिंग भी अच्छा है। विशेष रूप से हमारे विधि क्षेत्र में क्वालिटेटिव ट्रांसफॉर्मेशन होने के लिए, इस क्षेत्र में अध्ययन के लिए, चिंतन के लिए और नई विजन के लिए जो भविष्य की पीढ़ी हमारी इस क्षेत्र में कार्य करने वाली है, उनको प्रेरणा देने वाली ये वास्तु बनी है। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी। और अब बढ़ते अगली खबर की ओर। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा, ऐतिहासिक परियोजनाओं का उद्घाटन स्वयं करें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने हाल ही में कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं का निरीक्षण किया और इन्हें ऐतिहासिक बताया। उन्होंने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से आग्रह किया कि वे स्वयं यहां आकर इन परियोजनाओं का उद्घाटन करें। गहलोत ने कहा कि मैंने ये परियोजनाएं देखी है जो वास्तव में ऐतिहासिक है। कई परियोजनाएं पूरी होने के करीब है। बेहतर होगा कि मुख्यमंत्री स्वयं इन परियोजनाओं का उद्घाटन करें और पूरा करें। उन्होंने ये भी कहा कि लंबित समय परियोजनाओं को जल्द पूरा किया जाना चाहिए ताकि जनता को लाभ मिल सके और विकास कार्य समय पूरा हो सके। बात सुनो, प्रोजेक्ट देखे मैंने, सब ऐतिहासिक है। मैं चाहूंगा मुख्यमंत्री भजनलाल जी खुद आए, उनके उद्घाटन कर रहे। इतने शानदार प्रोजेक्ट है, लाइब्रेरी का है, यहाँ पर सुमित लाइब्रेरी का, या जो यहाँ पर फिजिकल कॉलेज में बन रही इंस्टीट्यूट बन रही स्पोर्ट्स की, वो है, या जो मंडोर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बना दिया हमने, उसी बिल्डिंग है। ऐसी बिल्डिंग 2-3 बनी है यहाँ पर, प्रसाद नगर में भी और दिगाड़ी के अंदर भी। ठीक है, ऐसे प्रोजेक्ट जो पूरे हो चुके हैं करीब करीब, या थोड़ा बहुत अड़चन आ रही है, उनको पूरा करवा के अगर मुख्यमंत्री खुद आके उद्घाटन करेंगे
तो उनको खुद को सुकून मिलेगा। इतना मैं कहते थे, इतनी शानदार बिल्डिंग बनी है, इतनी शानदार काम हुआ है, अब बिल्डिंग बन गई है। अब उन्हें लाइब्रेरी में किताबें तो सरकार देगी, तो पहले की किताबें हैं 90,000 या जो समथिंग है, तो उसके अलावा भी कोई जरूरत होगी तो वो देंगे। तो कहने का मतलब सरकार को चाहिए फिनिशिंग टच करना, खाली उनको कुछ नहीं करना। फिजिकल कॉलेज का मैंने देखा जाकर के, ये राजस्थान में पहली इंस्टीट्यूट बन गई है, लगभग मैंने 100 करोड़ रुपए दिए थे, शानदार बन गई है। अब उसके बाद में 1-2 करोड़ रुपए हैं और लगने हैं। वो मांग रहे हैं स्पोर्ट इंस्टीट्यूट वाले, जो मिस्टर रानावत है, कि मेरे पास पैसा है, खाली खर्च करने की परमिशन चाहिए मुझे। वो परमिशन नहीं मिल रही उनको, तो 2 करोड़ 2.5 करोड़ के काम बच गए हैं 100 करोड़ में, पैसा उनके पास है, अब परमिशन दे नहीं रहे हो। ये जो इस प्रकार के अपने पिन फिक्स कर रखे हैं, अटका रखे हैं, ये सरकार के हित में भी नहीं है। सरकार बदनाम होगी पूरी तरह से कि 100 करोड़ लग गए हैं, इंस्टीट्यूट शुरू नहीं हो रही है, तो कोचेज आएंगे, 1000 स्पोर्ट्स मैन वहाँ पे उसमें भाग लेंगे, 250-500 का वहाँ बन गया हॉस्टल, शानदार। अभी जो जर्जर स्थिति आप देखोगे हॉस्टलों को, तो हमें मतलब संकोच होगा, शर्म आएगी कि बच्चे कैसे रह रहे हैं। पहले था नहीं बिल्डिंग, अब हमने नहीं बना दी हॉस्टल, 500 बच्चों का हॉस्टल बन गया, लड़कियों का, लड़कियों का। अब सरकार को चाहिए, काम कौन करेगा? तो मैंने देखा है, बहुत ही जाकर खुद ने देखा है, सरकार को, मुख्यमंत्री को चाहिए इस पे ध्यान दे। सरकार का पैसा खर्च हुआ, मेरा पैसा तो था नहीं कोई व्यक्तिगत। फिनटेक इंस्टीट्यूट बन रही है, पहले यूनिवर्सिटी बना रहे थे हम लोग, पता नहीं वो क्या करेंगे। शानदार बिल्डिंग बनी, 500 करोड़ लगे होंगे वहां पर, वो पड़ी रही, क्या कैसे काम चलेगा? मेडिकल यूनिवर्सिटी मारवाड़ की, ऐतिहासिक काम हुआ है, देख के मैं काम चल भी रहा वहां पे, और गति दे काम को, बढ़ाए काम को, तब जाके उनका फायदा मिलेगा। कहने का मतलब ये कि इतने शानदार प्रोजेक्ट जो हमारे वक्त में आए थे, लगभग पूरे हो चुके हैं, और 1.5 साल में जो गति धीमी कर दी, कुछ काम से अभी तक वो पूरे हुए नहीं। और आज स्थिति बन गई कि अगर ये 2-4 महीने में काम पूरे करके मुख्यमंत्री जी खुद पधारे जोधपुर के अंदर, जोधपुरवासियों को अच्छा लगेगा, ये मुख्यमंत्री खुद आके उनका उद्घाटन कर रहे हैं, उनको खुद को सुकून मिलेगा, उनको प्रेरणा मिलेगी कि जोधपुर में जो काम हुए हैं मेरे काम में राजस्थान में और जगह करवाऊं। तो ये जो 5 आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी। अब अगली खबर, कोलकाता पुलिस द्वारा सुखंता मजुमदार की हिरासत पर पश्चिम बंगाल बीजेपी कानूनी विभाग के सह संयोजक तरुण ज्योति तिवारी का बयान सामने आ रहा है। कोलकाता पुलिस द्वारा सुखंता मजुमदार के हिरासत में लिए जाने को लेकर पश्चिम बंगाल भाजपा कानूनी विभाग के सह संयोजक तरुण ज्योति तिवारी ने कड़ा विरोध जताया है। उन्होंने कहा कि सुखंता मजुमदार को हिरासत में लेने का कोई ठोस कारण नहीं बताया गया और वो इस कारण की जानकारी चाहते हैं। तरुण ज्योति तिवारी ने कहा कि एक सांसद को बिना कारण हिरासत में ले लिया गया। नियमों के अनुसार यदि किसी सांसद को पूरी रात के लिए हिरासत में रखा जाता तो लोकसभा अध्यक्ष को इसकी जानकारी देना अनिवार्य है, लेकिन इसे यहाँ पालन नहीं किया जा रहा। उन्हें उचित भोजन भी नहीं दिया जा रहा है। सुखंता मजुमदार का जो कार्यक्रम था वहाँ से उनको डिटेन किया गया। क्यों डिटेन किया गया, किस लिए डिटेन किया गया, कोई रीजन नहीं है। एक प्रोग्राम तो ऐसा भी था, एक इन्विटेशन में वो जा रहे थे, हैपेंड टू बी अ हाउस बिसाइड ममता बनर्जी हाउस, वहाँ पे जाना नहीं दिया गया उनको, वहाँ से अरेस्ट किया गया। इनफैक्ट जिसने इनवाइट किया था उनको, वो डॉक्टर साहब, उनको भी अरेस्ट किया गया। तो ये रेगुलर हो रहा है। तो हम लोगों का दावा इतना ही है, क्यों अरेस्ट कर रहा है, किस लिए कर रहा है, वो बोल दीजिए। इन वेस्ट बंगाल NHRC का रिपोर्ट हम लोगों को याद है 21 में जो फाइल हुआ था, जे इन वेस्ट बंगाल रूल ऑफ रूलर इज प्रिवेलिंग, नॉट रूल ऑफ लॉ, दिस इज रूल ऑफ रूलर। MP एक अरेस्टेड है विदाउट एनी रीजन, कभी भी उनको डिटेन किया जा रहा है। उनका फ्री मूवमेंट जो आर्टिकल 21 गारंटी करता है, उनको रेस्ट्रिक्ट किया जा रहा है। और डिटेन करने के बाद आपको मालूम होगा एज पर रूल, अगर रात भर रुक के रख गया कोई MP को, तो लोकसभा के अध्यक्ष को बोलना चाहिए, प्रोफॉर्मा में अप्रूव फॉर्मेट में इन्फॉर्म करना चाहिए। इन्फॉर्म नहीं किया गया, पुलिस बोल रहा है आप निकल जाओ PR बॉन्ड साइन करके। डॉक्टर मजुमदार इज सेइंग हम लोगों का कार्यकर्ता के साथ हमेशा ये होता है, सारी रात विदाउट रीजन उनको रोक के रखता है पुलिस, सो आई विल बी हियर। और अंदर में जो हालत है, क्या बोले आपको, बात भी हुआ हम लोगों के साथ, दे हैव नॉट गिवन प्रॉपर फूड, टॉयलेट नहीं है, एक बंदा बीमार है, उनका मेडिसिन है, मेडिसिन भी नहीं दिया गया,
तो सिचुएशन यही है। तो बेसिकली दे आर नॉट फॉलोइंग एनी रूल। वो NHRC का रिपोर्ट जो था वही हो गया। हियर रूल ऑफ रूलर इज प्रिवेलिंग, नॉट रूल ऑफ लॉ। आप लोग लीगल क्या मूवमेंट करेंगे? हाँ, लीगल मूवमेंट करेंगे। देखिए, ये पुलिस ओवर्ट एक्शन का केस है, एब्सोल्युटली पुलिस ओवर्ट एक्शन का केस है। तो हम इसको हाई कोर्ट में लेके जाएंगे। मंडे, कल कोर्ट तो बंद है, मंडे होगा। तो मंडे लाइकली ऑन मंडे और ट्यूसडे विल फाइल बिफोर द ऑनरेबल हाई कोर्ट स्टेटिंग अबाउट ऑल द इलीगल एक्टिविटीज। उन लोगों को डॉक्टर मुजुमदार है, हम लोगों का कार्यकर्ता यहाँ जहाँ से डिटेन किया गया पूरा हिस्ट्री देंगे। बजबाज का इंसिडेंट भी मेंशन करेंगे। एक जेड कैटेगरी सिक्योरिटी होल्डर वहाँ पे गया, उनके साथ कॉन्वॉय में जो गाड़ी था उनके ऊपर अटैक हुआ। पूरा इंसिडेंट हमको लेके पुलिस ओवर्ट एक्शन के लिए करेंगे। जो पुलिस रिस्पॉन्सिबल है, देखिए ममता दी आज है कल नहीं रहेगी, तो सरकार तो जाने वाली है। पुलिस लोग तो काम करते हैं ना, सर्विस बुक भी होता है। सर्विस बुक में ऐसा दाग पड़ेगा, इन लोग को याद रहेगा। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी। अब बढ़ते अगली खबर की ओर। खनिज परिवहन शुल्क के ई टेंडर में अव्यवस्था, जिला पंचायत अधिकारी जयप्रकाश अनुरागी का बयान। जिला पंचायत कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार 2025-26 सत्र के लिए खनिज परिवहन शुल्क के टेंडर प्रक्रिया जारी थी। कल अंतिम दिन था जब ई टेंडर के दस्तावेज जमा करने के लिए ई नीलामी का आयोजन किया गया था। इस प्रक्रिया के दौरान दस्तावेज जमा करने के लिए एक बॉक्स रखा गया था। जिला पंचायत अधिकारी जयप्रकाश अनुरागी ने बताया कि कुछ ऐसे लोग जिनके बारे में प्रारंभिक जानकारी मिली है कि वे टेंडर के लिए पात्र नहीं थे, लगभग 10 से 15 लोगों के समूह के साथ आए। उन्होंने इस प्रक्रिया में बाधा डालने की कोशिश भी की और यहां तक कि टेंडर बॉक्स में पानी डालने का प्रयास भी किया। और अब अगली खबर। IMD वैज्ञानिक नरेश कुमार ने दी बारिश की चेतावनी, कई राज्यों में रेड अलर्ट जारी। इस सत्र का 2025-26 का जो हमारा खनिज परिवहन शुल्क की टेंडर प्रक्रिया चल रही है, वो उसकी कल नीलामी का अंतिम दिवस था। ई ऑप्शन ई निविदा के आधार पर हमारे टेंडर होते हैं। तो उसके आधार पर कल डॉक्यूमेंट्स जमा करने के लिए एक बक्सा रखाया गया था और उस बक्से में जब कागज डालने के नाम पर कुछ ऐसे लोग आ गए जो अभी सूत्रों से पता चला है कि शायद उनके पास वो अर्ही नहीं है ठेकेदारी के लिए, लेकिन उनके साथ कम से कम 10-15 लोग आए और हमारे कर्मचारी से छीना झपटी की। ये प्रयास किया कि इस पेटी में पानी डाल दिया जाए। ये आवाज सुन के मैं अपने कक्ष से जैसे ही बाहर गया तो उन्होंने गाली गलौज, मेरे यहाँ कान तक आवाज आई कि जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करके मेरी जाति का नाम लेके गाली गलौज करने का प्रयास किया। मेरे सदस्य जिला पंचायत श्री मृत्युंजय अहिरवार भी बैठे थे। हम दोनों लोग बाहर गए, उनको समझाया बुझाया। इसके बाद उन्होंने श्री मृत्युंजय प्रताप अहिरवार से भी बदतमीजी की, उनकी जात सूचक शब्दों का प्रयोग किया और वो कह रहे थे नहीं हमारे सामने अभी टाइम बचा है, तब भी वो कह रहे थे कि नहीं ये बक्सा बंद करो। लगभग 13 मिनट बचा था। उसको हमने कहा कि जब तक हमारा समय नहीं होगा तब तक हम लोग जो है अभी जमा नहीं करेंगे, वो बक्सा नहीं बंद होगा। इसके बावजूद भी उन लोगों ने बदतमीजी की। इससे पूर्व भी, इससे पहले जब हम लोग टेंडर निकाले थे तो इसी महेश तिवारी ने यहाँ आके अंदर मेरे कक्ष में बदतमीजी की थी, लेकिन मैंने उचित नहीं समझा क्योंकि मैंने सोचा कि गलतियां तो हर किसी से होती हैं, तो छोटे छोटे झगड़ों में पड़ना नहीं चाहता था। लेकिन जब कल अति हो गई, हमारे कर्मचारी को धक्का मुक्की हुई, आप वीडियो फुटेज देख लीजिए, हमें गाली गलौज किया गया। तब इसके बाद फिर मैंने इसको उचित समझा। शाम को मैं एसपी साहब के यहाँ एप्लीकेशन देके अपना शिकायती पत्र, मैं और हमारे जिला पंचायत सदस्य मृत्युंजय अहिरवार जी गए और एसपी महोदय को अपना आवेदन देके, प्रार्थना पत्र देके आए हैं और प्रशासन से अनुरोध है कि जल्दी ही हमारी शिकायत FIR दर्ज। एक्चुअली ये तो पता नहीं है कि ये नेता हैं कि क्या है, मुझे तो कारोबारी ही लगते हैं किसी पार्टी में। जहाँ तक मैं जानता हूँ तो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग ये हैं नहीं। मैंने पूरा घटनाक्रम वैसे अपने जिला अध्यक्ष जी को भी अवगत करा दिया है और लगभग 7, साढ़े 7 बजे में एसपी साहब के यहाँ जाके उनके व्यक्तिगत आवास पर मैं और मृत्युंजय प्रताप एप्लीकेशन देके, प्रार्थना पत्र देके आए हैं। लेकिन अभी तक जांच, पुलिस आपके सामने भी जांच टीम आई है, SDM है, CO है, तो देखिए किस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। मेरी तो डिमांड यही है कि उनके खिलाफ FIR की जाए। यदि कार्रवाई नहीं होगी तो मैं माननीय इस यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय महाराज जी से मिलकर पूरा घटनाक्रम अवगत कराऊंगा और ये बताऊंगा कि मैंने कब एप्लीकेशन दिया और मेरे साथ अभी तक मेरे एप्लीकेशन का संज्ञान नहीं लिया गया
प्रार्थना पत्र का, तो उनसे भी अवगत कराऊंगा। यदि कार्रवाई नहीं होती तो मैं शांति से नहीं बैठूंगा। मैं माननीय हमारे जो गार्जियन है, हमारे जो मार्गदर्शक हैं, हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, वो सबकी पीड़ा सुनने का काम करते हैं, तो निश्चित तौर पर मैं उनके पास जाके पूरा घटनाक्रम से अवगत कराऊंगा। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी। तब अगली खबर, IMD वैज्ञानिक नरेश कुमार ने दी बारिश की चेतावनी, कई राज्यों में रेड अलर्ट जारी। भारतीय मौसम विभाग के वैज्ञानिक नरेश कुमार ने बताया कि मानसून अब पूरे देश में फैल चुका है, जिसमें हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान जैसे क्षेत्र भी शामिल है, जहां अब तक बारिश नहीं हुई थी। उन्होंने कहा कि दिल्ली के आसपास उत्तर भारत में आने वाले दिनों में मानसून सक्रिय रहेगा और बारिश का जोरदार दौर जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि उत्तर भारत में भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना बनी हुई है। आज के लिए ओडिशा और झारखंड में रेड अलर्ट जारी किया गया है। इन राज्यों में 20 से अधिक सेंटीमीटर बारिश हो सकती है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के लिए भी रेड अलर्ट जारी है। अभी क्या है कि आज की डेट में सारी जो मानसून की कंडीशंस है वो सेटिस्फाई होगी। उसके साथ ही अभी एक लो प्रेशर एरिया बना हुआ है जो भी नॉर्थ वेस्ट बे में है। कल तक एक लो प्रेशर एरिया था, सौराष्ट्र कच्छ में था, तो उसके अलावा एक ईस्ट वेस्ट ट्रफ जोन बना हुआ है और ये सारी चीज़ें मानसून के लिए काफ़ी फेवरेबल हैं। इसी को मद्देनज़र के कारण होते हुए ये सब मानसून आज इंटायर कंट्री कवर हो चुका है, इंक्लूडिंग जो कुछ हिस्से हमारे राजस्थान के बचे थे, हरियाणा के बचे थे, उत्तर प्रदेश के बचे थे। इसके साथ ही अगर आप आने वाले दिनों की बात करें, जो मानसून ट्रफ है वो हमारा अभी नियर दिल्ली के पास ही है, थोड़ा नॉर्थ में है, और उसके कारण क्या है कि जो रेनफॉल एक्टिविटी अभी हम कह सकते हैं कि हैवी, वेरी हैवी रहने का पूरा नॉर्थ इंडिया में पॉसिबिलिटी है। जो आप मैप के जरिए देख सकते हैं, आज के लिए हमारा उड़ीसा और झारखंड के लिए रेड अलर्ट है। उसका कारण क्या है कि वहाँ एक लो प्रेशर एरिया बना हुआ है, जिसके कारण हमने वहाँ 20 सेंटीमीटर से ज़्यादा रेनफॉल का वार्निंग दिया है, जिसके कारण ये रेड है। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि हिमाचल और उत्तराखंड के लिए भी रेड है, वहाँ कंटिन्यूस वेरी हैवी रेनफॉल हो रहा है। उसको इम्पैक्ट को नज़र रखते हुए हमने वहाँ रेड अलर्ट दिया है। वहाँ आज और कल आने वाले दिनों में जो रेनफॉल है वो आप कह सकते हैं कि वेरी हैवी से ज़्यादा होने का अनुमान है। पंजाब, हरियाणा, वेस्ट यूपी के लिए भी हमारा ऑरेंज अलर्ट है, वहाँ भी हम 12 सेंटीमीटर से ज़्यादा रेन अनुमान लगा रहे हैं। अगर आप NCR दिल्ली की बात करें तो ऑलरेडी रेनफॉल एक्टिविटी चल ही रहा है, कल से भी, कल भी रहा है और आज और कल भी, जहां लाइट मॉडरेट रेनफॉल रहने का अनुमान है और उसके बाद थोड़ा इसमें कमी आ सकती है, जिसके लिए हमने NCR दिल्ली के लिए हमने येलो अलर्ट दिया है। So, जो आपने रीजंस बताए कि लो प्रेशर आया है, कि ये स्थिति डेवलप हुई है रीजंस में, देखिए रीजंस क्या होते हैं, जनरली क्या होता है, सबसे पहले ये है कि अगर आपका कोई जो ईस्ट वेस्ट ट्रफ बनता है, जिसको जब मानसून पूरा इंडिया कवर कर देता है तो फिर हम उसको मानसून ट्रफ बोलते हैं, ठीक है। एक तो रीजन ये होता है कि मानसून ट्रफ जब एक्टिव हो, एक्टिव मीन एक तो वो सरफेस पे दिखाई देता है, उसके बाद उसका वर्टिकल एक्सटेंशन होता है। वर्टिकल एक्सटेंशन जनरली तब होता है जब उसमें कोई ना कोई लो प्रेशर एरिया हो। इसके अलावा एक शेयर जोन टाइप पैटर्न बन जाता है नियर सरफेस, जैसे 0.9 1.5 किलोमीटर तक हम उसको मानसून ट्रफ कहते हैं। अगर वो ऊपर तक वर्टिकल एक्सटेंड हो रहा है तो हम उसको एक्टिव कहते हैं। उसमें जनरली वो तब होता है जब उसमें कोई लो प्रेशर एरिया एम्बेडेड होता है। एम्बेडेड मीन ट्रफ जा रहा है, उसके ऊपर एक लो प्रेशर बना हुआ है कहीं, जहाँ पे कहीं ना कहीं उस ट्रफ के पास। और उसके बाद अपर लेवल में जब शेयर जोन बन जाता है, जैसे वो 3.1, वो भी उसी टाइप का होता है, एक साइड में वेस्टर्ली एक ईस्टर्ली। दे आर ऑल वेरी फेवरेबल फीचर्स फॉर मानसून। विंड स्पीड का अगर बता दें कि क्या? देखिए, विंड को इतना कोई सिग्निफिकेंट नहीं है, वो तो मानसून के लिए यही है कि अभी पूरा करंट आपका बे ऑफ बंगाल से आ रहा है, मॉइस्चर अरेबियन से आ रहा है, लो प्रेशर एरिया है, जो सारी चीजों के कारण ही जहाँ रेनफॉल एक्टिविटी ज्यादा है। दिन रहना है अभी? देखिए, नॉर्थ वेस्ट इंडिया में 2 से 3 दिन काफी ज्यादा एक्टिविटी रहेगा। उसके बाद जब मानसून ट्रफ ऑसिलेट करता रहता है, उसके बाद जैसे ऑसिलेट करेगा फिर थोड़ा कमी आने की पॉसिबिलिटी है। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी। अब अगली खबर,
दिल्ली में बेघर हो रहे इस्लाम के लोग, आप नेता गोपाल राय ने बीजेपी सरकार पर जताया रोष। आपके नेता गोपाल राय ने कहा कि जब बीजेपी सरकार दिल्ली में आई थी तो लोगों को उम्मीद थी कि कुछ अच्छा होगा, लेकिन दुखद है कि इस्लाम में रहने वाले लोग बेघर हो रहे हैं। अगर बीजेपी सोचती है कि दिल्ली से लोग विभिन्न राज्यों के लोग भाग जाएंगे तो वह गलत सोचती है। दिल्ली के मंत्री कपिल शर्मा का बयान पर गोपाल राय ने कहा कि कम से कम कुछ अच्छा तो करना चाहिए था। अगर स्लम वासियों को उनके स्थान पर पक्के मकान मिलते तो किसी को भी कोई आपत्ति नहीं होती। देखिए, पहली बात, जब दिल्ली में भाजपा की सरकार बनी तो दिल्ली में बहुत सारे लोगों को एक उम्मीद थी कि इतने समय तक दिल्ली में आम आदमी की सरकार थी, केंद्र में भाजपा की सरकार थी, लेकिन अब केंद्र में भाजपा की सरकार है, राज्य में भाजपा की सरकार है, एलजी भाजपा के हैं, एमसीडी भाजपा की है, डीडीए भाजपा की है, पुलिस भाजपा की है, तो कुछ अच्छा होगा। ये सारे भाजपा के नेता, आपको याद होगा, चुनाव में इन्हीं झुग्गियों में जाकर के प्रवास करते थे और इन्होंने, प्रधानमंत्री जी ने खुद वादा किया कि जहां झुग्गी वहां मकान हम देंगे, लेकिन 3 महीने नहीं बीते, पूरे दिल्ली के अंदर जिस तरह से लोगों को निर्ममता के साथ बुलडोजर से उजाड़ा जा रहा है, आज शायद इससे दर्दनाक स्थिति पूरे देश में कहीं नहीं है। बच्चे कैसे जिएंगे किसी को नहीं पता, पढ़ने कहाँ जाएं किसी को नहीं पता, जो काम कर रहे थे घरों में वो छिन गया, वो कैसे परिवार कैसे चलाएं किसी को नहीं पता। इसलिए भाजपा अगर ये सोचती है कि पूर्वांचल के लोग, यूपी बिहार के लोग, मध्य प्रदेश राजस्थान के लोग दिल्ली छोड़ के भाग जाएंगे, हम भागने वाले नहीं हैं। कपिल मिश्रा जो मंत्री, उनका बयान है, उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी हार की हताशा से अब तक उभरी नहीं है और इसीलिए वो लोग लगातार लोगों को गुमराह कर रहे हैं, झुग्गियां तोड़ी नहीं जा रही, जिनको घर दिए गए उनको एक तरह से वहां से हटाया जा रहा है। और भारतीय जनता पार्टी जीत के घमंड में लोगों को चकनाचूर कर रही है। जीत का घमंड भी इतना ज्यादा नहीं होना चाहिए। लोगों की आह लगती है तो बहुत बड़े लोगों के साम्राज्य उखड़ जाते। अरे कुछ तो अच्छा करते, कुछ तो अच्छा करते। अगर लोगों को जहां झुग्गी है वहां मकान मिले तो किसी को एतराज नहीं है। आज हर झुग्गी वाला तैयार है। आप मकान, जो जहां झुग्गी वहां मकान का वादा है प्रधानमंत्री जी का, किसी छोटे नेता का नहीं वादा है। हाँ, मकान खड़ा करिए, लोग झुग्गी सौंप देंगे, खुशी खुशी उस झुग्गी सौंप देंगे। लेकिन अगर ये सोचते हैं सत्ता के दम पर अगर लोगों को बर्बाद कर देंगे, यूपी बिहार के लोगों को दिल्ली से भगा देंगे, वो नहीं होने वाला। लड़ेंगे हम। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी। और अब अगली खबर। कर्नाटक मंत्री कृष्ण बिरे गोविंदा ने बेंगलुरु में ई खाता अभियान की तैयारियों का किया निरीक्षण। कर्नाटक के मंत्री कृष्ण बिरे गोविंदा ने बेंगलुरु में चल रहे ई खाता ड्राइव की तैयारियों का जायजा लिया। इस अभियान का उद्देश्य डिजिटल माध्यम से खाता पंजीकरण की प्रक्रिया को आसान और पारदर्शी बनाना है। मंत्री ने अधिकारियों से अभियान की प्रगति और नागरिकों को बेहतर सेवाएं प्रदान करने पर जोर दिया। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी। और अब बढ़ते अगली खबर की ओर। जवार पुलिस ने अपहरण साजिश का किया पर्दाफाश। ग्रेटर नोएडा डीसीपी साद मियां खान ने बताया कि जवार इंटरनेशनल एयरपोर्ट के स्टेज 1 के 6 गांव को पुनर्वास कॉलोनी में स्थानांतरित किया गया था। हालांकि एक निवास हंसराज अभी भी एयरपोर्ट के भीतर रह रहा था, जिसे नोटिस के बाद हटाया गया। हंसराज 29 मई से 4 जून तक अस्पताल में भर्ती था। 2 जून को उसके बेटे ने हाईकोर्ट में स्थानीय पुलिस और प्रशासन के खिलाफ हेबियस कॉर्पस याचिका दायर की थी, जिसमें कोर्ट ने हंसराज और उसके परिवार को 7 जुलाई को पेश होने का आदेश दिया था। 2 सप्ताह की जांच के बाद 7 पुलिस टीमों ने हंसराज और उसके परिवार को जवार के निवासी पवन के घर से सुरक्षित बचाया। इस साजिश का मुख्य मास्टरमाइंड कैप्टन पुत्तन था, जिसे उनकी पत्नी और सास के साथ गिरफ्तार किया गया है। साथ ही किसान नेता प्रमोद को भी गिरफ्तार किया गया है। देखिए, इसमें जो जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसमें स्टेज 1 फेज 1 में 6 गांव आते हैं और लगभग उस गांव में जितने लोग थे सब आरआर कॉलोनी में उनका रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन हो चुका है, वो वहाँ पे रह रहे हैं। एक व्यक्ति हैं हंसराज, जो अपने परिवार के साथ अभी भी एयरपोर्ट की बाउंड्री में रह रहे थे, जिन्हें स्थानीय प्रशासन से शिफ्ट करने के कुछ नोटिस मिले, जिसके उपरांत वो आरआर कॉलोनी में शिफ्ट हो गए। उसके बाद 29 मई को से लेके 4 जून 2025 तक उनके पुत्र द्वारा उनको एडमिट और डिस्चार्ज कराया गया कैलाश हॉस्पिटल जेवर में। इसी बीच 2 जून 2025 को एक हेबियस कॉर्पस
ऑनरेबल हाई कोर्ट में स्थानीय पुलिस और प्रशासन के अगेंस्ट जो है उनके ही एक अन्य लड़के द्वारा डाला गया। इसकी सुनवाई हुई 11 और 12 जून को और फाइनली हमें आदेश मिला कि हम लोग 7 जुलाई को हंसराज और उनके परिवार को कोर्ट के समक्ष प्रोड्यूस करें। इसमें प्रोडक्शन के लिए सीपी मैम के लीडरशिप में, ज्वाइंट सीपी सर के सुपरविजन में ओवरऑल 7 टीमों का गठन हुआ, जिसमें थानों की टीम्स और SWAT टीम इसमें शामिल थी और लगभग 2 हफ्ते तक ये इन्वेस्टिगेशन चला। सारे साक्ष्य संकलित करते हुए इसमें जो एक पवन नाम का व्यक्ति है जो कि यहीं जेवर का रहने वाला है, उसके हाईवे किनारे घेर से हंसराज और उसके पूरे परिवार को सकुशल हम लोगों ने बरामद किया है। और इसमें यह पता चला कि इस पूरी घटना का मास्टरमाइंड ये कैप्टन पुत्तन है। कैप्टन पुत्तन को जब गिरफ्तार किया गया तो और उनकी जो वाइफ है और उसकी जो सास है वो भी इसमें गिरफ्तार हुई हैं। एक किसान नेता है प्रमोद, वो भी इसमें गिरफ्तार हुए हैं। इन सभी लोगों ने पूरा षड्यंत्र रचा था और इनकी प्लानिंग ये थी कि ये षड्यंत्र रच के इस तरह की याचिकाएं डलवा के स्थानीय पुलिस और स्थानीय प्रशासन को वो अपने प्रभाव में ले सके। एयरपोर्ट का डेवलपमेंट, व्यवस्थापन, पुनर्वासन और जितना भी रिलीफ रिहेबिलिटेशन का वहाँ प्रोग्राम है उसको इफेक्ट कर सके। लोकल एरिया में अपना दबदबा जो है वो इस संबंध में बना सकें और इस तरह से अनैतिक लाभ जो है, आर्थिक लाभ को अर्जित कर सकें। और मुआवजे के प्रकरण में सब लोग उनको थोड़ा इंपॉर्टेंस देने लगे इन्फ्लुएंस की वजह से। इस तरह की इनकी ये पूरी प्लानिंग थी, जिसके तहत पूरी इन्होंने प्लानिंग रची। इस संबंध में एक मुकदमा भी लिखा गया थाना जेवर पे, जिसमें ये गिरफ्तार हुए हैं और इन्होंने पूरे प्रकरण में अन्य अलग अलग स्थानों पर, सेक्टर 135 में, दिल्ली के मैदान गढ़ी में और फाइनली यहाँ दयानंदपुर घेर में पूरी फैमिली को लगातार शिफ्ट कर रहे थे समय समय पर। अभी आगे इनको बुलंदशहर शिफ्ट करने का प्लान था, जिससे पहले हमने सकुशल उनको बरामद किया गया है। सभी लोग सकुशल बरामद हैं। जो इसमें मुलजिम हैं तो वो जेल भेजे जा रहे हैं मुकदमे में और अन्य भी इसमें जो साक्ष्य हैं वो संकलित किए जा रहे हैं। कुल कितने लोग गिरफ्तार हैं और कितने एब्सकॉन्डिंग हैं अभी देखिए इसमें 5 लोग जो हैं टोटल गिरफ्तार हुए हैं और जो एब्सकॉन्डिंग की आपने बात करी उसमें भी विवेचना आगे बढ़ेगी। तो जितनी कॉल डिटेल्स हैं, CDR हैं, लोकेशंस हैं, उसमें हम ये देखेंगे कि साक्ष्य के उपरांत कौन लोग और इस षड्यंत्र में शामिल थे। कैप्टन की क्या भूमिका और कैप्टन क्या किस जगह काम करा था? कैप्टन जो है ये एयर इंडिया में पायलट है और ये दयानंदपुर में इनकी ससुराल है। इसी वजह से यहाँ पे अलग अलग प्रकरणों में एक्टिव लंबे समय से रहे हैं। क्या कुछ राजस्व के अधिकारियों की भी मिलीभगत की ऐसी कुछ साक्ष्य मिल रहे? आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी। अब मुड़ते अगली खबर की ओर। झुग्गियों के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई पर आपका विरोध, अरविंद केजरीवाल का बीजेपी पर बड़ा हमला। झुग्गियों को गिराने के खिलाफ आम आदमी पार्टी के विरोध प्रदर्शन के बीच पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भारतीय जनता पार्टी पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया है कि बीजेपी सरकार दिल्ली के गरीबों को उजाड़ रही है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि चुनाव से पहले मैंने एक वीडियो जारी कर कहा था कि इनको गलती से भी वोट मत देना, क्योंकि इनकी नजर आपकी जमीन पर है। अगर आपने इन्हें वोट दिया तो ये 1 साल में आपकी झुग्गियां तोड़ डालेंगे। मैंने 1 साल कहा था, लेकिन इन्होंने तो 5 महीने में ही दिल्ली तबाह कर दी। मेरे को याद है चुनाव के पहले मैंने वीडियो जारी करके बोला था, गरीबों के नाम, दिल्ली के झुग्गी वालों के नाम, गरीबों के नाम वीडियो जारी किया था। मैंने कहा था गलती से भी इनको वोट मत दे देना, इनकी नजर आपकी जमीन के ऊपर है। अगर आपने इनको वोट दे दिया तो ये 1 साल के अंदर आपकी झुग्गियां तोड़ देंगे। मैंने तो कहा था 1 साल में तोड़ेंगे, मेरे को ये क्या पता था 5 महीने के अंदर ये पूरी दिल्ली का बेड़ा गर्क कर देंगे। दोस्तों, आज इतनी बड़ी संख्या में लोग क्यों आए हैं? आज अपने अपने घरों को छोड़ के आप लोगों को क्यों जंतर मंतर इकट्ठा होना पड़ा? जिस तरह से इन्होंने बुलडोजर चलाए हैं, जिस तरह से पूरे दिल्ली को बर्बाद कर रहे हैं, इतनी गर्मी, 50 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान, उसके अंदर ये गरीबों की झुग्गियां तोड़ तोड़ के गरीबों को सड़क पे रहने के लिए बेबस कर रहे हैं। बच्चे बिलख रहे हैं, बच्चों के स्कूल जाना बंद हो गया। गर्मी के अंदर सड़क के ऊपर बिल्कुल निर्दयता से, बिल्कुल बेरहमी से इन्होंने आपकी जिंदगी बर्बाद कर दी। दोस्तों, आपकी एक झुग्गी वाला जहां रहता है
उसी के आसपास वो अपना रोजगार करता है। घर की महिला आसपास किसी के घर जाके काम करती है। उसका आदमी कहीं ड्राइवर की सिक्योरिटी की नौकरी करता है। झुग्गी टूट जाती है तो उसका रोजगार भी बर्बाद हो जाता है, वो रोजगार भी उसका चला जाता है। दोस्तों, एक तरह से इन्होंने खोलते हुए तेल के अंदर हमारे झुग्गी वालों को, गरीबों के अंदर इन्होंने मरने के लिए छोड़ दिया। दोस्तों, आप याद करो, आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी। बढ़ते अगली खबर की ओर। राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा ने दी प्रोफेसर पीसी महालन बेबीज राष्ट्रीय पुरस्कार विजेताओं को शुभकामनाएं। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज आयोजित एक समारोह में राज्य में सांख्यिकी क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले सम्मानित व्यक्तियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी। कि सम्मान प्रोफेसर पीसी महालनेबीस राष्ट्रीय पुरस्कार के रूप में प्रदान हुई। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि आज के समारोह में मैं प्रोफेसर पीसी महालनोबिस राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित सभी व्यक्तियों को उनकी सांख्यिकी क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए अधिक बधाई देता हूं और शुभकामनाएं भी देता हूं। इस कार्यक्रम में स्टेट स्टिकल ईयरबुक 2025 और राजस्थान एचडीजी स्टेट्स रिपोर्ट 2025 के विमोचन और एचडीजी वेबसाइट 2.0 लॉन्च किए जाने पर मैं विभाग की पूरी टीम को बधाई देता हूं। इनसे राज्य का डेटा प्रोफाइल सुदृढ़ होगा और विभिन्न हितधारकों को आवश्यक डेटा सुगमता से प्राप्त हो सकेगा। आज के समारोह में राज्य में सांख्यिकी के क्षेत्र में उत्कृष्ट करने वाले कार्मिकों को राज्य स्तरीय प्रोफेसर पीसी महालनोबिस सांख्यिकी पुरस्कार से सम्मानित होने वाले सभी को मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आगामी वर्ष में जनगणना का महत्वपूर्ण कार्य किया जाना है। मेरा पूरा विश्वास है कि आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग नोडल विभाग के रूप में अपने सुदृढ़ एवं तंत्र एवं कार्मिकों के समर्पण से राष्ट्रीय महत्व के इस कार्य को पूर्ण गुणवत्ता एवं समयबद्ध रूप से संपादित करेंगे। प्रोफेसर महालनोबिस ने कहा था कि सांख्यिकी का उद्देश्य केवल वैज्ञानिक विकास नहीं है बल्कि मानव कल्याण भी है, जिससे कि हम उन सारी योजना को आंकड़ा देते हुए उस व्यक्ति तक पहुंचा सके। हमें इस उद्देश्य को अपना मार्गदर्शक मानते हुए विकसित भारत एवं विकसित राजस्थान के निर्माण में सांख्यिकी की भूमिका को अधिक मजबूत करें और इस बात का संकल्प लें कि हम आंकड़ों की गुणवत्ता, पारदर्शिता एवं उपयोगिता को और अधिक सशक्त बनाएंगे। मेरा मानना है कि भविष्य की चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए हमारे कार्मिक, एआई, डाटा साइंस एंड एनालिटिक्स, स्टैटिस्टिकल मॉडलिंग, बिग डाटा जैसे तेजी से उभरते हुए क्षेत्रों में दक्षता प्राप्त करें। साथियों, आइए हम सब मिलकर सही आंकड़े, सही नीति, सही विकास के सिद्धांत पर आगे बढ़ें, राजस्थान को सांख्यिकी में अग्रणी बनाएं, जिससे कि हमारा जो उद्देश्य है उस उद्देश्य की पूर्ति हम कर सकें। क्योंकि आपका जो क्षेत्र है वो ऐसा क्षेत्र है जिसमें आपके आधार पर एक जनमानस के हृदय में सरकार से जो इच्छा और अपेक्षा रहती है, उस इच्छा और अपेक्षा की हम पूर्ति कर सकें। कि आपका बहुत बड़ा योगदान हमारे इन सभी क्षेत्रों में है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यह विभाग की बहुत बड़ी भूमिका है और उस भूमिका के साथ, जैसा मेरे को बताया, बहुत ही ऐसे हमारे सभी अधिकारी हैं जो उनका अपने अपने क्षेत्र में बहुत बड़ा एक्सपीरियंस भी है और उन्होंने जो जिस स्तर से वो आए हैं, निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि राज्य की प्रगति में उनका बहुत बड़ा योगदान है। इसलिए आप सभी
आज यहाँ पधारे हैं। और एक बार जो सम्मानित हुए हैं उन सभी को मैं दिल की गहराइयों से आप सभी को बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, उनको बधाई देता हूं और आपसे आशा और विश्वास करता हूं कि निश्चित रूप से सांख्यिकी के क्षेत्र में आपकी ये सेवाएं राज्य के विकास में सहयोगी होंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। आंकड़ों के आधार पर नीति निर्माण कर गुड गवर्नेंस की नींव सुनिश्चित कर प्रदेश वासियों की खुशियों को बहुगुणित करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी आपका बहुत बहुत आभार। और अब आज के दिवस की स्मृतियां हमारे अतिथियों के जहन में हमेशा संजोई रहे, इसके लिए निवेदन श्री भवानी सिंह देथा, प्रमुख शासन सचिव आयोजना एवं सांख्यिकीय, कि आप माननीय मुख्यमंत्री महोदय को गेस्ट ऑफ ऑनर प्रदान कर उनका सम्मान करें, स्वागत करें और स्मृतियां वे सहेजे रखें। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी। और अब अगली खबर। उत्तराखंड में 30 जून तक भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट, संवेदनशील इलाकों से लोगों को हटाने की अपील। भारत मौसम विज्ञान विभाग देहरादून के निदेशक डॉक्टर विक्रम सिंह ने कहा है कि उत्तराखंड में 30 जून तक भारी से बहुत भारी वर्षा की संभावना है। उन्होंने राज्य के संवेदनशील और जोखिम भरे इलाकों में रहने वाले लोगों से तत्काल सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की है। डॉक्टर विक्रम सिंह ने कहा कि राज्य के कई हिस्सों में अगले कुछ दिनों तक भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। ऐसे में जिन क्षेत्रों में भूस्खलन, बाढ़ या अन्य आपदाओं की आशंका रहती है, वहां के लोग सतर्क रहे और प्रशासन की सलाह माने। उत्तराखंड के लिए मौसम की बात करें तो आज 29 तारीख है जून की। तो 29 और 30 तारीख के लिए जैसे बोला गया था कि भारी से बहुत भारी वर्षा जो है कुछ जगहों में वो प्रदेश के विभिन्न जिलों में मिलने वाली है और बाकी भी जो जिले हैं उनमें भी, जनपदों में भी हैवी से वेरी हैवी रेन कहीं कहीं पर मिलने की संभावना है। तो जो हमने रेड वार्निंग के लिए खासकर रखे हैं डिस्ट्रिक्ट, उसमें उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, देहरादून, टेहरी, पौड़ी, नैनीताल, चंपावत, उधम सिंह नगर और इसी तरह जो है हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट को ये रखा गया है आज और कल के लिए। बाकी जो डिस्ट्रिक्ट है उनमें ऑरेंज अलर्ट जो है वो रखा गया है। इसी तरह सेम चीज़ जो है कल 30 तारीख के लिए भी जून को वो रखी गई है। तो 2 दिन काफ़ी बारिश की एक्टिविटी प्रदेश में देखने को मिलनी चाहिए और ऑलरेडी भी हमको बहुत अच्छी बारिश जो है वो मिल रही है प्रदेश में। तो कहीं ना कहीं जो लैंडस्लाइड है या फिर हिल्स में और या इसी तरह जो गाड़ गदेरे हैं या प्लेन्स में है तो जल भराव या जल स्तर बढ़ना जो है नदियों में वो देखने को मिलेगा। तो कहीं ना कहीं जो लोग ऐसी जगह रह रहे हैं, वनरेबल जगहों में हैं, उनको बहुत वॉचफुल रहना है और एकदम नज़दीक है तो वहाँ से हटना चाहिए। तो इस तरह की स्थिति है, जल भराव की भी होगी और नदी नालों में भी जो जल स्तर है वो बढ़ेगा। साथ ही आवागमन जो कर रहे हैं तो लैंडस्लाइड की चीज़ें देखने को मिलेंगी, तो रास्ते कहीं कहीं पर बिल्कुल बंद होंगे। तो उस चीज़ को देखते हुए धैर्य के साथ अपना आवागमन करें और अगर ज़रूरी नहीं है तो उसको अवॉइड करना चाहिए। तो बिल्कुल 2 दिन अच्छी बारिश है, पूरे प्रदेश में ही है, ठीक ठाक बारिश है और हैवी वेरी हैवी जैसे मैंने बोला कि कुछ जगहों में जो डिस्ट्रिक्ट जिनमें रेड रखा है और इसको बुलेटिन भी आप देख सकते हैं हमारी वेबसाइट पे IMD की, देहरादून की। और इसी तरह जो और डिस्ट्रिक्ट उसमें हमने ऑरेंज अलर्ट रखा है। जब आप 1 तारीख को जा रहे हैं तो भी बारिश की एक्टिविटी में थोड़ी तो कमी आएगी, लेकिन बहुत कमी लगता नहीं कि आएगी। तो आप ये कह सकते हैं कि ज़्यादातर जगहों में 1 और 2 तारीख को भी बारिश मिलने वाली है। और साथ साथ जो ऑरेंज अलर्ट है वो हमने प्रदेश में उसको रखा है 1 और 2 तारीख है जुलाई में भी। तो उसमें भी हैवी से वेरी हैवी रेन जो है कहीं कहीं पर वो देखने को मिलेगी प्रदेश में। अगर ज़रूरी हुआ तो उसको भी आगे बढ़ा भी सकते हैं, वार्निंग का स्तर जो है, नहीं तो अभी अगर प्रेजेंट में देखें तो इस तरह की स्थिति उसमें भी। तो 3 से 4 दिन है, कहीं ना कहीं जो है जो एक्टिविटी वो ज़्यादा है, मानसून की एक्टिविटी जो मिलने वाली है। तो जो आवागमन है या जो लोग वनरेबल एरिया पर रह रहे हैं उनको काफ़ी सतर्क रहना है। और हम देखते हैं कि रात के समय में ज़्यादातर जो घटनाएं होती है, तो रात के समय भी चाहिए कि 1-2 लोग जो सतर्क रहें, जागे, जो वनरेबल जगह पे रह रहे हैं। और कुछ ऐसी स्थिति आपको आसपास नज़र आती है कि हाँ अब जो है यहाँ पे खतरा है, तो फिर वहाँ से आपको जो है हट जाना चाहिए। तो इस तरह के आप अगर अलर्ट रहेंगे तो मैं समझता हूँ फिर जान का नुकसान फिर नहीं होगा। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी। और अब अगली खबर।
जम्मू कश्मीर में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने पाकिस्तान समर्थित आतंकियों द्वारा मारे गए कश्मीरी नागरिकों के परिजनों से की मुलाकात। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने उन कश्मीरी नागरिकों के परिवार से मुलाकात की जिनकी निर्मम हत्या पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों द्वारा की गई थी। मुलाकात संवेदना प्रकट करने और परिजनों को हर संभव सहायता का आश्वासन देने के उद्देश्य से की गई। एलजी मनोज सिन्हा ने शोक संतप्त परिवारों से मिलकर कहा कि आतंक के खिलाफ हमारी लड़ाई अटल है। निर्दोष नागरिकों की हत्या मानवता पर हमला है और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। आप लोगों का दर्द जानने के लिए अली साहब मौजूद है, तो इनकी इज्जत अफजाई बनती है। इज्जत काबिल इज्जत है और सेव यूथ सेव फ्यूचर की जानिब से जो मुदस्सिर साहब, अनिका मैम, सर से गुजार शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये कश्मीर की सरजमी है, मोहब्बत की सरजमी है और इस मोहब्बत की सरजमी से मोहब्बत का ही पैगाम जाएगा और मेजबानों की सरजमी है। आपका वेलकम करने के लिए फॉर्मल वेलकम एड्रेस के लिए आपके सामने आ रही है मिस अनिका नजीर, प्रेसिडेंट वुमेन विंग, सेव यूथ सेव। हमारा खून भी शामिल है में जब बाहर आए। ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर श्री मनोज सिन्हा जी, respected dignitaries on the stage, and most importantly, the brave survivors and families of victims of terrorism. Assalamu alaikum, adab, and a very warm welcome to all of you. I am Anika Nazir. Women, please are not forgotten. Your resilience is a reminder to all of us that hope and home to the Honorable Lieutenant Governor of Jammu and Kashmir, Shri Manoj Sinha ji, for gracing us with his presence. Sir, your support that aim to build peace, restore dignity, and create opportunity in our society. Future Foundation, under the visionary leadership of Mr. Wajahat Farooq Bhatt, whose tireless commitment has shaped this movement for justice, empowerment and peace. Mr. Mudassir Ahmed Dar, whose work on ground continues to inspire hope in some of the most affected areas. We have worked extensively across Jammu and Kashmir to rehabilitate victims, counter radicalization through education and awareness, and in areas marred by terrorism, our teams have actively worked to restore the social fabric, rebuild trust, and offer cycling workshops to supporting livelihood opportunities for widows and orphans. Our mission has always been bring peace and to work hand in hand for a Kashmir that thrives in peace, dignity, and shared life. Thank you so much. Jai Hind. थैंक यू अनिका नजीर। सर, सेव यूथ सेव फ्यूचर का ये शेवा है, ये मैनिफेस्टो है। मैं सिंह की सियासतदान हूँ, मैं कोई सियासत की बात नहीं करूंगा बिकॉज हम सियासत से बहुत दूर है, पर हक की बात करूंगा। हमने उनके जनाजे पढ़े हैं, सेलिब्रेट किए हैं, उनको अपने शोहदा माने, जिनकी वजह से ये फैमिली यहाँ पे है। किसी का बेटा, किसी का बाप, किसी का भाई, यहां तक कि किसी के बच्चे और किसी की मां, उनको जस्ट बिकॉज उनका एक ही मकसद था कि वो अपने बच्चों को बढ़ाते। आफ्टर दैट, उनके मरने के बाद जिन्होंने उनको मारा, कत्ल किया, एंड दे वर रिप्रेजेंटिंग
सबसे वो बात कहता हूँ कि वो हमारे दर्द दुख सुनने के लिए यहाँ पर आया। हमें वो दर्द साहब जो दर्द अभी तक हमने शायद नहीं किए। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी। और अब बढ़ते अगली खबर की तरफ। अखिलेश यादव का आरोप हर जगह हो रही है घूसखोरी, महंगाई बढ़ाकर व्यापार को कर दिया तबाह। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने देश में बढ़ती महंगाई और भ्रष्टाचार को लेकर केंद्र सरकार पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि देश भर में हर स्तर पर रिश्वत ली जा रही है, जिससे महंगाई बेकाबू हो गई है और इसका सीधा असर व्यापारियों पर पड़ रहा है। अखिलेश यादव ने कहा कि घूसखोरी हर जगह फैली हुई है, जिसकी वजह से महंगाई बढ़ रही है। जब महंगाई बढ़ती है तो मांग घटती है और इसका सीधा असर व्यापार पर पड़ता है। व्यापारी ऐसी स्थिति में पहुंच गए हैं कि उनके पास व्यापार चलाने के लिए पूंजी ही नहीं बची। बिना पूंजी के कोई व्यापार कैसे बढ़ा सकता है? सब जगह नजराना वसूला जा रहा है, जिससे महंगाई बढ़ती है। और अगर महंगाई बढ़ती है तो मांग घटेगी, और अगर मांग घटेगी तो हमारा व्यापार भी कम होगा। और व्यापारियों की इतनी आर्थिक स्थिति खराब है कि आज व्यापार चलाने के लिए उन पर पूंजी नहीं है, पैसा नहीं है। वो जहां व्यापार चलाने के लिए पैसा नहीं तो आखिरकार व्यापार बढ़ाएंगे कैसे? और अब तो ऐसी भी सूचनाएं मिल रही और जानकारी आ रही है कि निवेश में एडवांस कमीशन की डिमांड हो रही है। अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो आपसे एडवांस कमीशन की मांग हो रही है। और वहीं ऑनलाइन की चुनौती की वजह से हमारे बहुत सारे ट्रेडिशनल व्यापारी, उनका बड़े पैमाने पर नुकसान हो रहा है। और जिस तरह का टैक्स सिस्टम इन्होंने क्रिएट किया है, ये व्यापारियों के अंदर लगातार भय पैदा कर रहा है। कहने को तो ये कहते हैं कि हमारा टैक्स सिस्टम बहुत अच्छा होने जा रहा है, व्यापारियों की मदद कर रहा है, लेकिन सच्चाई ये है कि टैक्स सिस्टम व्यापार के लिए भय पैदा करता जा रहा है। जीएसटी के पुराने व झूठे नोटिस और पॉलिटिकल नोटिस, अगर कहीं व्यापारी समाजवादी पार्टी की विचारधारा उसकी अगर तारीफ भी कर दी उसने, तो जीएसटी के पुराने व झूठे नोटिस और सेटलमेंट के नाम पर पूरा वसूली का तंत्र काम कर रहा है। ये नई पॉलिसी है भारतीय जनता पार्टी की। जहां विशेष चंदा पॉलिसी थी, वहीं उन्हीं की अंदर ही अंदर सेटलमेंट की पॉलिसी चल रही है। और उसका उदाहरण कई हमारे व्यापारियों ने देखा है। कानपुर जैसे बहुत बड़े शहर में जहां बड़ा कारखाना कारोबार है, वहां पर महीनों सेटलमेंट के लिए पुलिस बैठाई गई। कई स्थानों पर, प्रतिष्ठानों पर महीनों उत्तर प्रदेश की पुलिस बैठाई गई अपने सेटलमेंट के लिए। और जिन्होंने अगर सरकार की नीतियों के खिलाफ, सरकार की मंशा के खिलाफ, जो व्यापारियों को नुकसान पहुंचा रही हैं, अगर उन्होंने आवाज उठाई तो उन पर ईडी, जीएसटी के भी छापे लगे और छापे मारे गए। बाद में चंदा पॉलिसी के तहत, सेटलमेंट के तहत उसका भी रास्ता साफ कर दिया। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी। और अब अगली खबर। महाराष्ट्र में भाषा विवाद पर आदित्य ठाकरे का तंज, सीएम फडणवीस स्नूज मोड पे। उन्हें देखना चाहिए किसने जीआर जारी किया है। महाराष्ट्र में स्कूली शिक्षा में हिंदी भाषा को पहली कक्षा से अनिवार्य किए जाने लेकर महाअघाड़ी नेताओं ने सरकार पर तीखा हमला बोला है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे ने राज्य सरकार और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को घेरते हुए कहा कि मराठी और अंग्रेजी को ही प्राथमिकता दी जानी चाहिए। आदित्य ठाकरे ने कहा कि महाराष्ट्र में केवल मराठी और अंग्रेजी को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। इसके अलावा हिंदी, फ्रेंच, फाइनेंशियल लिटरेसी और अन्य विषय 5वीं कक्षा से पढ़ाए जा सकते हैं। लेकिन अगर हिंदी पहली कक्षा से अनिवार्य की जा रही है तो क्या ये कठोरता नहीं है? चॉइस के हिसाब से हो, और महाराष्ट्र में मराठी हो और इंग्लिश हो, इसी को प्राधान्य देना जरूरी है। हिंदी हो, फ्रेंच हो, स्पेनिश हो या फाइनेंशियल लिटरेसी हो, फिजिकल कोई बात हो जैसे क्रिकेट हो, फुटबॉल हो,
ये सारी बातें 5वीं कक्षा से ले सकते हैं। मुख्यमंत्री जी का कहना यह है कि जब उद्धव जी सीएम थे तब त्रिभाषा सूत्र को मंजूरी दी थी, उसमें हिंदी थी। अब वो राजनीति कर रहे हैं, इसलिए अपने उस मुद्दे को बदल दे रहे हैं। मुख्यमंत्री महोदय कौन सी नींद में है मुझे पता नहीं, लेकिन मैं यही उनसे विनती करूंगा कि आंखें खोले और देखें कि जीआर किसने इशू किया है। जीआर जब इशू हुआ है, परसों जब जीआर इशू हुआ, तो कौन मुख्यमंत्री है? कि अभी भी यही वो मानते हैं कि उद्धव जी मुख्यमंत्री है। और हमारे समय पे जो माशेलकर समिति थी, उनका जो रिपोर्ट था, जो रिपोर्ट आया, उस पे हमने एक स्टडी कमेटी 5 मंत्रियों की बिठाई थी। लेकिन ये सारी बातें तो पिछली है। बीच में 3 साल बीत गए, 3 मंत्री बदल गए, 2 मुख्यमंत्री बदल गए। जीआर परसों आया है, उन्हीं की सरकार में आया है। शायद उनको पूछा है, नहीं पूछा है मुझे पता नहीं, लेकिन ये भी बात हो सकती है कि उन्हें तकलीफ में लाने के लिए भ्रष्टनाथ शिंदे के मंत्री ने जीआर इशू किया है। ये अंदरूनी झगड़ों में कृपा करके पहली की कक्षा के विद्यार्थियों को ना लाए, ये मेरी विनती है। एक मिनट, लेडीज फर्स्ट। कहना है कि किसी भी एक भाषा की शक्ति जो है वो नहीं दी गई है जीआर में, फिर भी जो है तो चलो बहस करें हमारे साथ। अगर हिंदी अनिवार्य है पहली कक्षा से, तो फिर क्या इसे शक्ति नहीं कहते? और अगर उन्होंने यही कहा है कि 20 विद्यार्थी अगर साथ में और विषय बदल सकते हैं, क्या ये पार्टी फोड़ने की बात हो रही है? भाजपा नेता राम कदम का कहना है। आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज, सच जरूरी। और अब अगली खबर। मेट्टू डैम में जलस्तर बढ़ने के बीच रोड जिला प्रशासन की घर घर चेतावनी मुहिम, कावेरी तटवर्ती लोगों को सतर्क किया। तमिलनाडु के रोड जिले में मेट्टू डैम में लगातार बढ़ते जलस्तर को देखते हुए जिला प्रशासन ने सतर्कता अभियान तेज कर दिया है। प्रशासन ने कावेरी नदी के किनारे बसे लोगों के घर घर जाकर चेतावनी दी और संभावित खतरे के प्रति जागरूक किया। प्रशासनिक अधिकारियों ने बताया कि लगातार बारिश और जलग्रहण क्षेत्र में पानी की आवक के कारण डैम का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। यदि जरूरत पड़ी तो डैम से पानी छोड़ा जा सकता है, जिससे नदी के किनारे बसे इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज, सच जरूरी। और अब बढ़ते अगली खबर की। अमरनाथ यात्रा की तैयारियों का जायजा लेने नूनवान पहलगाम बेस कैंप पहुंचे जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने नूनवान पहलगाम बस कैंप का दौरा किया। 3 जुलाई से शुरू होने जा रही अमरनाथ यात्रा की तैयारियों का निरीक्षण किया। उन्होंने यात्रा की सुरक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन, ठहराव और आपातकालीन व्यवस्थाओं की समीक्षा की। इस दौरान उपराज्यपाल ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो और यात्रा सुरक्षित, सुविधाजनक और व्यवस्थित तरीके से संपन्न हो। उन्होंने कहा कि प्रशासन यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा को लेकर पूरी तरह सजग है। मनोज सिन्हा ने यात्रा मार्ग पर तैनात सेना, पुलिस, प्रशासनिक और स्वास्थ्य विभाग की टीमों का उत्साहवर्धन किया और कहा कि इस पवित्र यात्रा के सफल आयोजन में हर विभाग की भूमिका अहम है। आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज, सच जरूरी। और अब बढ़ते अगली खबर। मन की बात के 123 एपिसोड पर मंत्री गौरव गौतम बोले, पीएम मोदी देश और अमाजन के योगदान को देते हैं सम्मान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात के 123वें एपिसोड को लेकर मंत्री गौरव गौतम ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी हमेशा देश के बारे में बात करते हैं और हर वर्ग के लोगों के योगदान को उजागर करते हैं। गौरव गौतम ने कहा कि ये कार्यक्रम केवल सरकार की उपलब्धियों का बखान नहीं बल्कि जन भागीदारी का प्रतीक है, जो देश के हर नागरिक को प्रेरित करता है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी समाज के गुमनाम नायकों की कहानियों को सामने लाकर एक नई चेतना और ऊर्जा पैदा करता है। आज मन की बात में इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने देश में, मुझे लगता है कि देश की बात इसमें मन की बात में करते हैं प्रधानमंत्री जी, जो समाज में व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह कोई अच्छा काम करता है पर्यावरण के लिए, स्वच्छता के लिए, सेल्फ हेल्प ग्रुपों को लेकर, आत्मनिर्भर भारत के लिए, लोकल फॉर वोकल के लिए, तो मुझे लगता है कि उस हर व्यक्ति की चर्चा इस देश के प्रधानमंत्री इस मन की बात में करते हैं। स्वाभाविक रूप से जब मन की बात में वो इस बात की चर्चा करते हैं तो एक अलग प्रकार का ऊर्जा और उत्साह देशवासियों में आता है। फिर लोगों में एक मन में अच्छा काम करने की भाव आते हैं कि अच्छा काम कर सकें, उसके लिए प्रेरित होते हैं। मुझे लगता है कि मन की बात हर व्यक्ति को सुननी चाहिए और इससे ऊर्जा और प्रेरणा लेनी चाहिए। मोदी जी हमेशा हरियाणा के खिलाड़ियों की, हरियाणा की बेटियों की,
बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे इन कैंपेन की हरियाणा की मिट्टी की, हरियाणा के जवानों की, हरियाणा के किसानों की हमेशा इस देश के प्रधानमंत्री चर्चा करते हैं। बहुत अच्छे कामों का जिक्र पूरे देश भर के हर जिले का, जहां लोग अच्छा काम करते हैं उसका जिक्र होता है। हमारा प्रयास है हम अच्छा काम करें। हर व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अच्छे कामों के लिए, समाज के लिए, विकास के लिए आगे काम कर रहा है। हम उस पर अग्रसर आगे बढ़ेंगे। कोई अपराधी बख्शा नहीं, कोई अपराधी बख्शा नहीं जाएगा। अपराध का इस हरियाणा में कोई जगह नहीं है। अगर कोई जिस भाषा में देश की जनता या प्रदेश की जनता या हमारे इलाके के लोगों को दुखी करने का काम करेगा, उसको उसी जवाब भाषा में पुलिस जवाब देगी। ये ध्यान से समझ ले अपराधी। पलवल के मेरे किसी व्यक्ति को परेशानी होगी, मैं आपके मत चैनल के माध्यम से कहता हूँ, कोई अधिकारी भ्रष्टाचार करता हुआ दिखाई दे तो गौरव गौतम के दरवाजे 24 घंटे खुले हैं और वो अधिकारी पलवल में नहीं रहेगा। कोई भी गरीब आदमी को दुखी करेगा, कोई का मतलब कोई हो, उसकी जगह जेल है। वो पलवल में गुंडागर्दी किसी भी कीमत पर नहीं चलने दूंगा, चाहे वो कितना ही बड़ा आदमी है। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी। आइए बढ़ते अगली खबर की। पूर्व पंजाब स्वास्थ्य मंत्री विजय सिंगला को भ्रष्टाचार मामलों में क्लीन चिट मिलने पर बीजेपी नेता फतेह रंग सिंह बाजवा का बयान। पूर्व पंजाब स्वास्थ्य मंत्री विजय सिंगला को भ्रष्टाचार के आरोपों से क्लीन चिट मिलने के बाद भाजपा नेता फतेह रंग सिंह बाजवा ने कहा कि जब किसी पार्टी के पास नियम या सिद्धांत नहीं होते तो वो सवाल उठाना स्वाभाविक है। आम आदमी पार्टी जिसने झूठे वादे कर सत्ता हासिल की और बदलाव का दावा किया, सबसे पहले अपने ही विधायक और मंत्री को निशाना बनाया। ये सब एक नियोजित नाटक जैसा लग रहा है। विजय सिंगला को गिरफ्तार किया गया था और तत्कालीन मुख्यमंत्री ने दावा किया था कि उनके पास सबूत है। भाई साहब, सवाल तो उठेंगे ही। जिस पार्टी का कोई अपना कायदा कानून ही नहीं, जो झूठ के बना पे बनी हुई एक पार्टी, जो हिंदुस्तान के लोगों को झूठ बोल के, बदलाव के ये जो किस्से बोल के वो पार्टी आम आदमी से उभरी, उस पार्टी ने पहला ड्रामा क्या किया, अपने ही एक एमएलए मंत्री को उसने टारगेट बनाया। ये एक सारी एक पिक्चर की तरह ये सारा कुछ पिक्चराइज हुआ पड़ा है कि 5 साल में ये क्या क्या करेंगे। उसमें उन्होंने डॉक्टर विजय सिंगला को पकड़ा और फिर उसके ऊपर पहली बार ये मुख्यमंत्री ने यह बात कही भाई मुझे सारे जो प्रूफ हैं वो मेरे पास मौजूद, मेरे अकेले को पता, अगर ये मैं इसको दबाना चाहता तो मैं दबा सकता, पर हमने अपने मंत्री को भी नहीं छोड़ा, उसको भी करप्शन के केस में पार्टी से भी निकाल रहे और हम उसको अपने मिनिस्ट्री से भी उतार रहे। और ये बोला भी मैं जो डॉक्टर विजय सिंगला है उन्होंने अपना जो उनके ऊपर लगे हैं दोष उनको भी कबूल कर दिया। तो आप ये देखिए, उस वक्त तो ये हीरो बने भी, बल्ले बल्ले भी जी, ये तो कमाल कर दिया जी, अपनी ही पार्टी के मिनिस्टर को इन्होंने ड्रॉप कर दिया। तो उसमें निकला क्या? होता पहाड़ तो निकली चूही। और ये सारा जो झूठ था, ये सारा जो ड्रामा था, आज नजर आना शुरू हुआ, उसको क्लीन चिट दे दी। अब मुझे ये बताएं भी, जो भगवंत मान जी ये कह रहे थे भी उसने अपने दोष को कबूल कर लिया, वो अब उन दोषों को क्या हुआ? अब आप सिर्फ अपनी कुर्सी की खातिर अपने ही एमएलए को, अपने ही मंत्री को क्लीन चिट दे रहे हो। किस बात लोग, पंजाब के लोग थू थू कर रहे हैं इसके ऊपर। और ये देखना 2027 में इस पार्टी, आम आदमी पार्टी का वो हाल होगा भी, पंजाब में इस पार्टी को लोग गांव-गांव में इनका जो हाल करेंगे वो वक्त ही बताएगा 2027 में। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच
जरूरी। चलिए देखते हैं अब अगली खबर। वैश्विक प्रतिनिधि सम्मेलन में बोले तेजस्वी यादव, बिहार में न सुनवाई है न कार्रवाई, बस भ्रष्टाचार और अन्याय है। राजद नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने वैश्विक प्रतिनिधि सम्मेलन को संबोधित करते हुए नीतीश सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि हम बिहार को एक ऐसी सरकार देना चाहते हैं जहां शिक्षा, स्वास्थ्य, आमदनी, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई हो, लेकिन आज बिहार में न तो सुनवाई है न कार्रवाई। आप कहीं भी चले जाइए, हर जगह भ्रष्टाचार चरम पर है। तेजस्वी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को घेरते हुए कहा कि नीतीश कुमार जंगल राज की बात करते हैं, लेकिन ऐसे अपराधियों को पेरोल पर छोड़ते हैं जिनके घरों में AK-47 रखी जाती है। आज बिहार में न न्याय है और न ही विकास है। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी। अब अगली खबर। प्रयागराज सर्किट हाउस में धरने पर बैठे आजाद समाज पार्टी सांसद चंद्रशेखर आजाद प्रशासन पर लगाए गंभीर आरोप। आजाद समाज पार्टी के सांसद और भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद प्रयागराज में अपने समर्थकों के साथ सर्किट हाउस में धरने पर बैठ गए। उन्होंने प्रशासन पर भेदभावपूर्ण रवैये का आरोप लगाते हुए कहा कि हम जनसभा की अनुमति दी गई थी, लेकिन अब प्रशासन उसे रद्द करने का दबाव बना रहा है। ये लोकतंत्र का गला घोटने जैसा है। क्या एक सांसद को अपने लोगों से मिलने और अपनी बात रखने का भी अधिकार नहीं? चंद्रशेखर ने कहा कि वो और उनकी पार्टी संवैधानिक तरीके से संघर्ष कर रहे हैं और किसी भी तरह की तानाशाही को स्वीकार नहीं करेंगे। उन्होंने प्रशासन से पूछा कि क्या ये लोकतंत्र है या किसी खास वर्ग के लोगों को दबाने की साजिश। अभी भी हमारे परिवार से बात हुई, परिवार ने कहा कि आप आइए, मेरी बेटी की हालत देखिए, हमें न्याय दिलाइए। उनकी पीड़िता की मां से बात हुई है। हम प्रयागराज उतरे, पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने हमें कहा कि आप हमारे साथ सर्किट हाउस चलिए, उधर की सिचुएशन अच्छी नहीं है, आप एक जिम्मेदार पद पर हैं, आपको लॉ एंड ऑर्डर का भी ध्यान रखना है और आपको अपनी बात भी कहनी है। हमने उन पर भरोसा किया और हम सर्किट हाउस चले आए। यहाँ उनसे हमारा ये बात हुई कि आप पीड़ित परिवार को चाहे तो हमें जाने की इजाज़त दे दो, कम गाड़ियों से दे दो, हम सिंगल आदमी चले जाएं, या फिर आप परिवार को यहाँ बुला के हमसे मिलवा दो, हम उनका दुख तकलीफ जान। इतना तो अधिकार होना चाहिए लोकतांत्रिक व्यवस्था में। अब यहाँ आने के बाद 2:30 बजे का समय हमने इनको दिया है, हमें आए हुए लगभग 2 घंटे हो जाएंगे, 2:30 बजे। अब हम अधिकारियों से बात करेंगे कि वो परिवार को जो उन्होंने वादा किया कि वो परिवार को ला के मिला रहे हैं, उसमें वो कितने सफल हुए। अगर वो हमसे, उन्होंने वहाँ झूठ बोला, हमसे असत्य बोल के वो हमें यहाँ लेके आए, तो कोई बात नहीं, हम ये मान लेंगे कि अब भविष्य में कभी पुलिस के अधिकारियों पे भरोसा नहीं करना, उनकी बात पे भरोसा नहीं करना, हम मान लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो हमारा संकल्प है कि हम उस परिवार से मिलेंगे, उन दोनों परिवारों की तकलीफ को जानेंगे, उनकी न्याय की लड़ाई कहाँ तक पहुँची इस बात को समझेंगे और उन जो भरसक मदद हो सकती है उसको करेंगे। आज एक भाई अपनी बहन से मिलने आया है, उनको न्याय दिलाना है। मैं जब तक न्याय नहीं मिलेगा, जब तक उनकी बात को मैं सुनूंगा नहीं, जहां तक मुझे उनकी बात पहुंचानी वहां पहुंचेंगे नहीं, तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी। और अब अगली खबर। गृह मंत्री अमित शाह ने निजामाबाद में हल्दी बोर्ड मुख्यालय का किया उद्घाटन। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने तेलंगाना के निजामाबाद में हल्दी बोर्ड के मुख्यालय का विधिवत उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने क्षेत्र के किसानों और विशेष रूप से हल्दी उत्पादकों को संबोधित करते हुए कहा कि ये बोर्ड किसानों की आर्थिक मजबूती और निर्यात बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। अमित शाह ने कहा कि हल्दी बोर्ड का मुख्यालय निजामाबाद में स्थापित करना न केवल इस क्षेत्र के किसानों के लिए गर्व की बात है, बल्कि इससे हल्दी की वैश्विक पहचान को और मजबूती मिलेगी। इससे उत्पादकों को बेहतर मूल्य, मार्केटिंग सहायता और अनुसंधान सुविधाएं मिलेगी। हल्दी उत्पादकों की लंबे समय से चली आ रही मांग को केंद्र सरकार द्वारा पूरा करने को स्थानीय जनता ने सराहा। गृह मंत्री के साथ अन्य केंद्रीय मंत्री, राज्य के भाजपा नेता और बड़ी संख्या में किसान भी उपस्थित रहे। और अब लेते एक छोटा सा ब्रेक के बाद लौटेंगे और देखेंगे देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। तब तक के लिए आप जुड़े रहे मेरी सहयोगी श्रद्धा तिवारी के साथ और देखते रहिए MNS न्यूज टीवी। नमस्कार। हाय हेलो नमस्कार, मैं हूं पंकज विष्णु और आप देख रहे हैं MNS न्यूज। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी।